नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। आपने ज़रूर सुना होगा कि ज़मीन चाहे चांद की हो या धरती की, ज़मीन को लेके ही सारे झगड़े फसाद होते हैं, वो चाहे महाभारत रहा हो या रामायण रहा हो। बात अगर मौजूदा वक्त की करें तो देश की सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, या योगी सरकार नहीं थी उससे पहले भी ज़मीन को लेकर कई दंगे फसाद हत्याएं तक हो चुकी हैं। आपको शायद याद होगा कि चर्चित बिकरू कांड, जिसमें विकास दुबे नामक कुख्यात अपराधी का बाद में इनकाउंटर किया गया था, वो भी ज़मीन को ही लेकर सारा विवाद हुआ था। उसके बाद अगर मौजूदा वक्त में बात करें तो पहले कौशाम्बी, फिर सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या, फिर देवरिया में 5 लोगों की हत्या, और अभी बीते दिन कानपुर देहात में ज़मीन को लेकर ही 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा सख्त और जिम्मेदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है? कई विभिन्न प्लेटफॉर्म है, IGRS पोर्टल है, मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जिले में नोडल अफसर भी तैनात किए गए हैं। इसके बाद लोक भवन में मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ का एक पूरा अमली जामा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। बावजूद इसके आए दिन उत्तर प्रदेश में ज़मीन को लेकर हत्याएं होती हैं। इसके पीछे जो लोगों का तर्क है, वो इनका कहना है कि लेखपाल और कानूनगो होते हैं, वो अपना निस्तारण का रिपोर्ट लगाते हैं, तहसीलदार SDM सब शुतुरमुर्ग की तरह आंख मूंद कर उस पर साइन करते हैं, और DM साहब जो कि ज़िले के AC रूम में बैठते हैं, उनके पास पहुँचते हैं कि हजूर हमने इतना तीर मार दिया। अब DM साहब की भी मजबूरी है, उन्हें मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करनी है, भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की योजनाओं को भी लागू करना है, गाँव में दौरा भी करना है, तो वो चाह कर भी इन शिकायतों को ना तो देख पाते हैं और ना जांच पड़ताल कर पाते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रवि जी हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ रूम में। आपसे सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि बिकरू कांड हुआ, ज़मीन को लेकर उत्तर प्रदेश में एक सिलसिलेवार घटनाक्रम शुरू हुआ, जबकि मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर नीति अपनाई। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब ज़मीन के ही मामले में कहीं ना कहीं लपेटे में आए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ जेल में हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री के इतने सख्त हिदायत होने के बाद, टीम 11, टीम 9 होने के बावजूद आखिर में उनके आदेश ज़मीनी स्तर पर धरातल पर क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने करमवीर बात की, जन शिकायतों के निस्तारण की बात की, सही बात है कि योगी सरकार जब से आई तो मैकेनिज़्म जो जन शिकायत निस्तारण का रहा वो तो बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। राजधानी मुख्यालय से लेकर लोक भवन से लेकर शासन प्रशासन से लेकर जिले तहसील तक का बहुत बड़ा अमला जामा है, बहुत बड़े प्रशासक लेवल पर सारी चीज़ें हैं। जनता दरबार है, दोनों डिप्टी CM बाकायदा जनता दरबार लगाते हैं, जिले के प्रभारी मंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि इतनी बड़े मैकेनिज़्म होने के बावजूद सरकार की इन जन शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है? तो इसका मतलब निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि IGRS जो रिपोर्ट मासिक बनती है वो केवल फौरी तौर पर वह DM के, क्योंकि DM के ऊपर तमाम प्रकार के दबाव होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, हर उनको भी अपनी समीक्षा अपने ज़िले की देनी होती है, तो वो साइन वाइन करके आगे बढ़ा दिया जाता है, कागज़ों में IGRS का निस्तारण हो जाता है। और अभी भी आप देखिए जो तहसीलों पर या गाँवों में जो भी तहसील दिवस होता है या थाना दिवस होता है, अगर 100 अगर जन शिकायतें हैं तो उसमें से 90 जो है छोटे बड़े जो भी होते हैं वो केवल ज़मीनी विवाद के होते हैं। तो ऐसे में हमारे संघीय ढांचे को फिर से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनको पूरी टीम को यह समझना होगा कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो इतना बड़ा, इतना देश बड़ा, इतनी बड़ी आबादी थी, तो जो संविधान ने जो हमारी शक्ति दी है, जो हमारा फेडरल जो एक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, वो यही देता है कि पंचायत तक के स्तर हमारे इसीलिए बनाए गए हैं, पंचायत भवन या पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, कि वहीं पर समस्याओं का निस्तारण उस लेवल से हो जाए। यानी कि जो शासन का जो केंद्रीकरण होता जा रहा है वो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण हो। अब फिर वही गांधी युग कहीं ना कहीं आ गए। इस राम राज्य में गांधी युग को अपनाना पड़ेगा, और जो गांधी जी की सोच थी केवल उनके बापू जयंती मनाकर और बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर छापकर अहिंसा परमो धर्म करके उससे काम नहीं चलेगा। उस कंसेप्ट को लाना पड़ेगा कि जो शासन प्रशासन की जो विकेंद्रीकरण की जो नीति है, पंचायत तक, गाँवों तक, वहीं तक अगर उन समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि अभी भी देवरिया कांड जो हाल फिलहाल हुआ, आपने एक बात उसमें देखी होगी कि कई बार यह चर्चा में बात आई कि वहाँ के मौजूदा जो विधायक रहे देवरिया
सदर से। वह कभी मीडिया में बहुत बड़ा स्थान रखते थे, 2 दशक की उनका अनुभव रहा है। और शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी, उसके बाद वह सूचना सलाहकार भी मुख्यमंत्री जी के हुए और अगली बार वो चुनाव में जो विधायक बन के वहाँ से चुने गए। उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है कि उन्होंने खुद अपने पोर्टल के जरिए, अपने उसके ट्विटर के जरिए अपनी पीड़ा जाहिर की। इसका मतलब कि उनके भी संज्ञान में ये सब बातें हैं। तो कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि जिले के जो प्रतिनिधि हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विधायक हो, सांसद हो, चाहे सत्ताधारी दल के ही हों, उनका स्थानीय प्रशासन के साथ वाद संवाद कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में यह शिकायतें कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता का बहुत बड़ा कारण बन रही हैं और जो नेता जो चुने गए हैं, जो पक्ष के हैं, वह हाथ मलते रह जा रहे हैं। ऐसे में ये समस्याएं एक अलग रूप लेती हैं। मुझे तो ये लगता है कि देवरिया कांड, तो अभी ये जो कांड हुआ, इससे सबक लेने की ज़रूरत है सिस्टम और शासन दोनों को। और अगर देखा जाए तो इस तरह के देवरिया कांड छोटे बड़े अभी भी कई फाइलों में दबे पड़े हुए हैं जो कभी भी विकराल रूप ले सकते हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है फिर से। अभी आपने जिक्र किया गांधी युग का, तो गांधी युग तो आज भी चल रहा है। आप लेखपाल कानूनगो को पैसा दीजिए, ज़मीन की पैमाइश मन मुताबिक कराइए। अभी जो बीते दिन कानपुर देहात में ज़मीन को ही लेकर 2 हत्याएं हुई, उसमें भी यही खेल हुआ। आपको याद होगा बीते 1-2 महीने में मुख्यमंत्री के आदेश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। कई भ्रष्ट लेखपाल कानूनगो को इधर से उधर किया गया। आप क्या सोचते हैं कि ये जो लेखपाल कानूनगो तहसीलदार का जो नेक्सस एक बन गया है गाँव में, और जो प्रधान और भूतपूर्व प्रधान होते हैं, ज़मीन को लेकर सबसे बड़ा खेल यही करते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी वजह है आजकल जो प्रॉपर्टी डीलिंग का एक नया दौर शुरू हुआ है। बिल्डर आ गए हैं, अपार्टमेंट बनने लगे हैं, प्लाटिंग होने लगी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जा सकता है? अभी राजधानी की बात करें कि अंसल सिटी परियोजना जो तत्कालीन अखिलेश सरकार में रही, उसके बाद अभी भी चल रही थी, उस पर तमाम फर्जीवाड़े का देखा गया है। तो प्लाटिंग की जहाँ तक बात की, रियल इस्टेट में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। तमाम ग्रामीणों में, गाँवों में किसानों के ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है, इस तरीके से सूचनाएं मिल रही हैं। हर तरह के एंटी भू माफिया पोर्टल तमाम तरीके के ज़िले में बनाए गए हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा लखनऊ जनपद के भी जो देवरिया कांड से जुड़े जब राजस्व का मामला निकाला गया तो 90% ऐसे मामले जो पेंडिंग पड़े थे, जो कि मंडलायुक्त अपने लेवल पर डॉक्टर रोशन जैकब, सुरपाल गंगवार जो है संपूर्ण समाधान दिवस लगातार कर रहे हैं। तो राजधानी मुख्यालय में ही राजस्व के ज़मीनी विवाद इतने अधिक हैं, तो आप दूर दराज जहाँ मैकेनिज़्म नहीं है, जहाँ संसाधन नहीं है, सरकार पहुंच नहीं पाती। तो क्या अब आपने एक फिल्म देखी होगी 1.5 दशक पहले करीब की, एक नायक फिल्म आई थी जो है, और उसमें अनिल कपूर थे, तो 1 दिन के मुख्यमंत्री वो बने थे। तो अब ऐसा तो संभव है नहीं कि अब रियल लाइफ की तरह सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी टाइपराइटर लेकर उनकी पूरी टीम नीचे उतरे और कहीं फ़ोन पे बात करें और इस तरीके से करें, तब कहीं जाकर 2-4 लोगों को वहीं मौके पर निपटाएंगे, तब वह राम राज्य, तब वह कड़क शासन, जो कड़क प्रशासन जो योगी जी की जो भूमिका बनी हुई है, तब जाकर वह नीचे के लेवल पर वह चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यह संभव नहीं इतने बड़े प्रदेश में। लेकिन मैंने जो बात यही जो कह रहा हूँ कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी को जो टीम 9, टीम 11 केवल प्रशासकों पर अपना विश्वास, तो वो बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन प्रशासकों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ जो चुने हुए, जिनको जनता चुनती है, क्योंकि वो समस्याओं के, स्थानीय समस्याओं से उनसे अधिक रूबरू होते हैं, उनसे अधिक उनको पता होता है कि किस तरह से समस्याओं। तो जब विधायकों और सांसदों का जब एक दबाव होता है, बार बार वह सवाल जवाब करते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं डीएम से, एसडीएम से, तो वह कहीं ना कहीं बेलगाम प्रशासन नहीं हो पाता है। और जो आपने नीचे की बात की, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, ये बहुत शुरुआती दौर से है, यह बहुत समय से चला आ रहा है इनका नेक्सस। तो इनका यही है कि जो जिले के जो बड़े अधिकारी हैं, उनका समन्वय निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बहुत बेहतर हो, पंचायत और हर प्रकार की समीक्षा की जाए। और मुझे तो एक लगता है कि नई व्यवस्था लागू करनी चाहिए। कहने को यह व्यवहारिक नहीं होगा कि इतना बड़ा जो विभाग, अभी अक्सर सुनते हैं कि तमाम ऐसे विभाग हैं जो सफ़ेद हाथी की तरह पड़े हुए, जिनका कोई काम नहीं है, तो उन विभागों को समय रहते ख़त्म करके जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को केवल जन शिकायत निस्तारण मंत्री या मंत्रालय ऐसा कुछ गठन कर देना चाहिए कि केवल वह सारे संबंधित विभागों के जन शिकायतों के निस्तारण के क्रम को देखे, उनके समीक्षा करे और उस पर अपनी रिपोर्ट को पेश करे। तो मुझे लगता है कि इसका कुछ हल निकल सकता है। जैसे आपको याद होगा जब भाजपा की योगी सरकार शुरू में बनी थी, तो प्रदेश भाजपा कार्यालय में रोज़ एक मंत्री बैठता था, वो शिकायतें सुनता था। एक दौर ये आया कि उसका भी सब ठाए ठाए फिस हो गया।
जन सुनवाई प्रकोष्ठ, IGRS, इसका हश्र आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जनता दर्शन में जो कागज़ जाता है उसका क्या होता है। एक हमारे पूर्व डिप्टी CM थे जो अब राज्यसभा पहुंच गए, उनका तो एक ब्रह्मवाक्य था, एक मोहर उन्होंने बनवा रखी थी कि कृपया नियमानुसार कार्रवाई करें। उसके अलावा वो कुछ जानते नहीं थे। दिनेश शर्मा जी की हम बात कर रहे हैं। अब आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से जो पंचम तल पे बैठे हैं, लोक भवन में जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री के सचिव SP गोयल हों, प्रमुख सचिव गृह सिंघल साहब हों, ये सब लोग क्या करें ऐसा कि जिससे कि आम जनता जो सबसे नीचे धरातल पे बैठी जनता है उसको कम से कम राहत मिल सके। खाली एक कंप्यूटर पे और कागजों में निस्तारण की कार्रवाई ना हो, जिससे हत्याएँ ना हो, ऐसी आए दिन जो अराजकताएँ हो रही हैं उन पर अंकुश लगे। तो इस पर आपका क्या सुझाव है सरकार को? मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत सुझाव है, लगभग 1.5 दशक से हम लोग भी राजधानी में बैठ कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं हर पहलू को। गांव से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, देहात में रहे हुए हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर कर्मवीर बात करें तो हो सकता है कि हमारे भी रिश्तेदार परिजनों के ऐसे विवाद हो जो तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो है ज़मीनी विवाद ऐसे हैं, फाइलों में दबे पड़े हैं, आज भी वह जो है इंतज़ार कर रहे हैं कोई फैसला हो। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो इसमें योगी जी को ये करना चाहिए कि मिशन 2024 एकदम उनके सर पर खड़ा है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश, जैसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। यह 2 बार हो चुका है और तीसरी बार भाजपा जैसा कि आसानवी थे बहुत तेज़ी से लगी हुई है। कांग्रेस में बहुत बदलाव हुआ है, अजय राय यहाँ हैं, उन्होंने अपना नेतृत्व किया है। आज खबर है कि इमरान मसूद ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो वो भी लगातार अपना पैरवी कर रहे हैं, सपा अपनी तरफ से देख रही है। तो मुझे लग रहा है कि इतने बड़े प्रदेश को मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया को केवल प्रशासकों पर अंधविश्वास करके या बहुत अत्यधिक भरोसा करके और उनके आधार पर केवल पूरे सत्ता शासन करना नहीं, उनके साथ साथ विधायकों को, सांसदों को, और आपने जो ठीक कहा कि पहले ही पार्टी कार्यालय में, भाजपा कार्यालय में भी यह एक चलन था कि यहाँ पे तमाम प्रदेश प्रभारी, तमाम इस तरह के लोग, मंत्री वगैरह बैठते थे जो अपने स्तर से शिकायतों का निस्तारण करते थे, फ़ोन करते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे। लेकिन अब इतने बैरियर्स लगा दिए गए हैं कि वहाँ अब बहुत खास आदमी, बहुत बड़े आदमी का भी जाना बड़ा संभव नहीं है। केवल टिकटों के बंटवारे में बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत हुड़दंगई वहाँ होती है। बाकी भाजपा पार्टी कार्यालय का अगर आप आम चलते किसी से पूछे इसमें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, तो शायद ही संभव कोई बता पाए। तो उनको भी, पार्टी संगठन को भी भूमिका बहुत बड़ी बनती है यहाँ पे। तो सूबे के मुखिया को, प्रशासकों के साथ साथ विधायकों को, सांसदों को और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी संगठन को भी, जो इतना बड़ा पार्टी संगठन है, और जो भी उनके नागरिक संगठन जो जुड़े हुए हैं, जो सत्ताधारी दल को सपोर्ट करते हैं, पक्ष को विपक्ष को भी इस तरह से मिला जुला कर, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक ढांचा के 3 पहलू होते हैं जो आपने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन तीनों को वाच जो करती है वो मीडिया करती है। तो ऐसे में मीडिया को भी थोड़ा बहुत स्वतंत्रता देनी होगी कि वह उनका आंख नाक कान बन के सिस्टम और तंत्र के बीच वह उनको एक पारदर्शिता दिखाए और जो चीज़ें हकीकत है वो हकीकत लोगों के सामने आए। तब यह हो सकता है कि जो इतनी बड़ी मैकेनिज्म IGRS वगैरह है, इस पर करोड़ों खर्च हो रहा है, तमाम IT के लड़के लगे हैं, लड़कियां लगे हैं, तमाम सेटअप लगा, जो आपने बताया कि जनता दरबार हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसे में केवल अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, उसके लिए बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को धरातल से जोड़ना होगा और पूरे नेटवर्क को एक तरीके से एक दूसरे से लिंकअप करना होगा। केवल एक अकेले से काम नहीं चलेगा। तभी मुझे लग रहा है कि देवरिया कांड की जो ऐसी पुनरावृत्ति है, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो इस तरह के देवरिया कांड आगामी दिनों में बहुत देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दूध का जला मट्ठा फूंक के पीता है करमवीर जी। अगर ऐसे तमाम ऐसे ज़मीनी विवाद हैं, अगर किसी का घर छीनता है, किसी का ज़मीन छीनता है, उसके पास कोई वो नहीं होता, तो यह कब आक्रामक रूप ले लेता है, माफिया राज इस तरह से ले सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी जी को यह सोचना होगा कि जो कड़क प्रशासक, कड़क शासक की उनकी छवि है उसको बरकरार रखें और इसी आधार पर अगला चुनाव जो होगा वह बहुत निर्णायक भूमिका तय करेगा। जो आगामी लोकसभा का चुनाव सत्ताधारी दल के लिए, PM मोदी के लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए, और मुझे जहाँ तक समझ में आई यही सब बातें मुझे यह बेहतर दिखने को मिल रही हैं। प्रसिद्ध बैंकर हरिशंकर परसई क्या कहना था कि सरकार तभी जागती है जब कोई बड़ा कोहराम होता है, तभी उसके नुमाइंदे जागते हैं। अब ये जो ज़मीन के मामले हैं वो क्या गुल खिलाएंगे, उनका क्या काट योगी बाबा निकालेंगे या जो उनके प्रिय अधिकारी हैं वो निकालेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रवि जी ने जैसा कहा कि 2024 का चुनाव योगी जी के सर पे है। अब उस चुनाव को अगर पार करना है तो उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। धन्यवाद।